सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम अपने स्पेक्ट्रम सीरीज की मैकेनिक सेक्शन के दो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के आईआईटी के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में एनएलएम एंड वर्क एनर्जी एंड पावर के इम्पोर्टेंट आईआईटी पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे और उनसे रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स को भी समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमें कहा गया है अ सॉलिड बॉब ऑफ मटेरियल having a density twice the density of water is suspended with a massless and inextensible string of length L. The whole setup is placed inside a water tank. तो हमारे पास एक solid bob है, ये आपको दिख रहा है ना डायग्राम में, this one, this A1। तो हमारे पास एक solid bob है जो कि जिसका जो डेंसिटी है वो वाटर के डेंसिटी से ट्वाइस है। तो हमारे पास पहली लाइन में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि डेंसिटी ऑफ बोब इज इक्वल टू 2 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ वाटर। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन में यहाँ पर एक गिवन कंडीशन है। और दूसरी लाइन में इन्होंने ये कहा है कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये सारी चीज़ें वाटर के अंदर हो रही है। तो वाटर के अंदर अगर सारी चीज़ें हो रही हैं तो हमारे पास एक बॉयंट फोर्स का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर यूज़ होएगा, जिसे मैं बताऊंगा किस तरीके से यूज़ होएगा, आगे मैं बताऊंगा। एंड बॉयंट फोर्स का आपको अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, वॉल्यूम इंटू रो ऑफ वाटर इंटू जी। तो ये हमारे पास बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला भी यूज़ होएगा, क्योंकि ये सारा का सारा चीज़ पानी के अंदर हो रहा है, सारी की सारी चीज़ें। ओके, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर अदर इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, पढ़ लेते हैं हम। द बॉब इज इम्पैक्टेड अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नोट एट अ लोवेस्ट पॉइंट ए। तो जब ये पॉइंट ए में है, लोवेस्ट पॉइंट में है ए में, तब हमने इसे एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है जिसका मैग्नीट्यूड वी नोट है। वाइल द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड सच दैट द बॉब कंप्लीट अ सेमी-सर्कुलर ट्रेजेक्टरी इन द वर्टिकुलर प्लेन। द स्ट्रिंग become slack only when the bob reaches the topmost point C। तो C पॉइंट में जब ये बॉब C पॉइंट में पहुंचता है तब स्ट्रिंग जो है वो स्लैक हो जाता है। तो मैं आपको ये थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये पॉइंट C है, तो C में जैसे ये बॉब पहुंचता है तब ये स्लैक हो जाता है। स्लैक का मतलब क्या है, यहाँ पर जो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर वो जीरो हो जाती है। ओके, तो जो टेंशन है इसे मैं थोड़ा और क्लियर बना देता हूँ आपके लिए। तो जो टेंशन है सी पॉइंट में पहुंचने के बाद जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो जीरो हो जाती है। जीरो हो जाती है मतलब क्या है कि जो एम जी इफेक्टिव है, जो कि हमारा ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है, और हमारे पास जो ये सूडो फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल वाला, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर जो है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। तो मतलब इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वे सेम होना चाहिए, और ये आगे हम सोल्व करके अभी आपको बताएंगे भी। पहले हम ये क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। एज्यूम दैट द इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी एंड वाटर करंट इज नेग्लिजिबल। तो हमें इन सब चीज़ों का कंसिडर नहीं करना है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी। ओके, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ वी नोट। तो हमें बताना है वी नोट की वैल्यू क्या होएगी, वी नोट हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में मैं पहले बात कर लेता हूँ। सबसे पहले बॉयंट फोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होएगा। ओके, तो इसे हम यहाँ पर अब साइड में सारे चीज़ें करना शुरू करते हैं। तो बॉयंट फोर्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ यूज होने वाला है। बॉयंट फोर्स क्या होता है? बॉयंट फोर्स हमारे पास क्या होता है? वे होता है वॉल्यूम इंटू रो ऑफ वाटर इंटू जी। एक्चुअली बॉयंट फोर्स करता क्या है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो जैसे कि हमारे पास ये सारा का सारा सिस्टम जो है हमारे पास ये वाटर के अंडर है। तो ये जो बॉब है, ये बॉब जो है, ये ब्लू कलर में जो बना है, ये जैसे एज्यूम कर लेते हैं ये बॉब है, तो इस पे एक वाटर जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, वे बॉयंट फोर्स होता है। और इस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगा वे हमारा इक्वल होएगा रो इन वॉल्यूम इंटू रो वाटर इंटू जी। और ये वॉल्यूम जो होता है ये वॉल्यूम ऑफ बॉब के इक्वल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम ऑफ बॉब के इक्वल होता है। ये आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स वाला जो चैप्टर है उसमें। तो अब क्या होएगा, इस बॉब में दो फोर्स लग रही है एक्चुअली, आप ध्यान दोगे, एक बॉयंट फोर्स लग रही है और एक एम जी फोर्स लग रही है, जो कि ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रही है। तो अब ये दोनों फोर्स जो है ना, ये दोनों फोर्स है, इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसी फोर्स को हमें कंसीडर करना है आगे जाके। तो एक्चुअली क्या होएगा कि अब एम जी माइनस बॉयंट फोर्स जो है, ये फोर्स होगा, ये
डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि बॉइंट फोर्स जो है वे कहीं ना कहीं mg की जो इफेक्टिव फोर्स है उसे कम करने की यहाँ पर कोशिश करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो इफेक्टिव फोर्स है F इफेक्टिव उसे निकालने की यहाँ कोशिश करेंगे, और F इफेक्टिव हमारे पास यहाँ होगा mg माइनस बॉइंट फोर्स। ओके, तो mg हमारे पास गिवन ही है एक तरह से, माइनस बॉइंट फोर्स के लिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉब इनटू रो ऑफ वाटर इनटू जी। तो mg माइनस वॉल्यूम ऑफ बॉब हमारे पास क्या होगा, तो मास अपॉन में वॉल्यूम, ये जो होता है ये रो होता है, तो वॉल्यूम जो होगा मास अपॉन में रो ऑफ बॉब इसके इक्वल हो जाएगा इनटू रो ऑफ वाटर इनटू जी। ओके, तो mg माइनस m अपॉन में रो ऑफ बॉब हमारे पास क्या है, 2 टाइम्स ऑफ रो ऑफ वाटर, ये हमारे पास फर्स्ट लाइन में गिवन है, ये आप देख सकते हो हमने लिखा भी है, इनटू रो ऑफ वाटर इनटू जी। ओके, और जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास mg/2 यहाँ पर आ जाएगा g इफेक्टिव, ये हमारा g इफेक्टिव है। तो अब हमें जो भी आगे हम चीज़ें करेंगे उसमें g की जगह हमें g इफेक्टिव लेना है, और उसकी वैल्यू जो होएगी हमारे पास ओके, सो g इफेक्टिव जो होगा हमारे पास g/2 होगा, इसे हमें m से डिवाइड भी करना पड़ेगा g इफेक्टिव निकालने के लिए, क्योंकि हमने ये फोर्स निकाला है, फोर्स अपॉन में मास जो होता है वे हमारा g इफेक्टिव होता है। तो g इफेक्टिव हमारे पास जो होगा g/2 होगा, ये आपको ध्यान में देना है। ये हमारा f इफेक्टिव था, और f इफेक्टिव बाय में मास जो होगा वे हमारे पास आ जाएगा g इफेक्टिव विच इज g/2। ओके, तो वैसे मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए वॉइस अगर खराब आ रही है आपको तो उसके लिए सॉरी। अब तो हमने यहाँ पर g इफेक्टिव निकाल लिया है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट। ये आपने अगर कर लिया तो आधा क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपने कंप्लीट कर लिया है, हालांकि ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है स्टिल। तो अब हमें यहाँ पर यूज करना है पॉइंट सी में जो कंडीशंस है उनका यूज करना है। पॉइंट सी में इन्होंने क्या कहा है, पॉइंट सी में हम चलते हैं सीधे। तो मान लीजिए ये बॉब है, ये पॉइंट सी में बॉब है, तो पॉइंट सी में क्या है कि ये स्लैक हो जाता है, पॉइंट सी में क्या है कि ये स्लैक हो जाता है, मतलब जो ये mg है, mg इफेक्टिव है, और ये mv² अपॉन में r है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम हो जाता है यहाँ पर हमारे पास। तो अब हम इस कंडीशन को भी यूज कर लेते हैं कि mv² अपॉन में r, तो ये पॉइंट सी में है तो हम इस वेलोसिटी को vc मान लेते हैं, mvc² अपॉन में r, एंड r की हमारे पास यहाँ पर वैल्यू एक्चुअली में l है, आप देखोगे ध्यान से। ओके, r की वैल्यू हमारे पास l है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर l लिखेंगे, से इज इक्वल टू m इंटू जी इफेक्टिव, एंड जी इफेक्टिव इज एक्चुअली g/2। ओके, तो m से m कैंसल आउट हो जाएगा, और vc की हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी gl/2 का रूट, या फिर lg/2 का रूट, सेम। ओके, तो हमारे पास सी पॉइंट में वेलोसिटी है उसकी भी वैल्यू आ गई है, और हमने ये सी पॉइंट में वेलोसिटी क्यों निकाली है, क्योंकि हम आगे एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे, और उसमें हम पॉइंट, मैं बता देता हूं आपको, उसमें हम दिस पॉइंट ए पॉइंट और सी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट में एनर्जी को कंजर्व करेंगे, कि एनर्जी एट पॉइंट ए, अब हम यूज करेंगे यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन का, कि एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट सी, दिस पॉइंट इज सी, आई थिंक, यस दिस सी। तो एनर्जी एट पॉइंट ए क्या है, तो ए पॉइंट में हमारे पास सिर्फ एक ही तरीके की एनर्जी है, वह है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इस पॉइंट को हम जीरो पोटेंशियल लेवल हम मान लेंगे, तो ये जीरो पोटेंशियल लेवल है, और इस पॉइंट पे हमारे पास जो है वे हमने 2l की हाइट अचीव की है, 2l की हाइट अचीव की है। तो पॉइंट सी में हमारे पास दो तरीके की एनर्जी होगी, एक काइनेटिक एनर्जी होगी, पॉइंट सी में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, लेकिन पॉइंट ए में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होएगी। ओके, तो इन दोनों अब एनर्जीज को हमें कंजर्व करना है, एनर्जी एट पॉइंट ए एंड एनर्जी एट पॉइंट सी। ओके, तो एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगा, हाफ m v0 का स्क्वायर, एंड एनर्जी एट पॉइंट सी क्या होगा हमारे पास, हाफ m vc का स्क्वायर, विच इज हमने vc निकाल लिया, इसकी हम वैल्यू बाद में पुट कर देंगे यहाँ पर, प्लस m g h। ओके, m g h ये होगा।
तो अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसे आप ये करोगे तो आपको क्वेश्चन फिर से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जी इफेक्टिव का ही हमें हमेशा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अब जी की जगह हमें हर जगह यहाँ पर जी इफेक्टिव का यूज़ करना है। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करना शुरू करते हैं, और हमारा जैसे हमने वैल्यूज़ पुट किया ना, वैसे ही हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हाफ एम वी नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी सी इज एक्चुअली एल जी बाई में टू प्लस, क्योंकि वी सी जो है एल जी बाई में टू का रूट है और ये वी सी का स्क्वायर है, तो एल जी बाई टू आ जाएगा यहाँ पर, प्लस एम इंटू जी इफेक्टिव इज एक्चुअली जी बाई टू, एंड दिस एच इज एक्चुअली 2L, तो H की जगह हमें 2L यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। सॉरी, तो हाफ एम वी नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 mgl प्लस mgl। ओके, और जैसे ही हम इसे थोड़ा सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा हाफ एम वी नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 1 5 mgl by में 4, एंड दिस शुड बी इक्वल टू, m से m कैंसिल आउट होएगा, 2 v नोट इज इक्वल टू 5 gl by में 2 का रूट। तो दिस फर्स्ट वन इज आवर एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल था। आपने यहाँ पर जो ट्रिकी पार्ट था वो ये था कि ये सारा काम वाटर के अंदर हो रहा है, और वाटर के अंदर अगर हो रहा है तो हमें बस यहाँ पर जी इफेक्टिव निकालने की ज़रूरत थी, जो कि हमारे पास बुओयंट फोर्स के कॉन्सेप्ट से निकल जाएगा, जो हमारे पास जी बाई में 2 आ गया है। इसके अलावा बहुत ही सिंपल है, स्लैक कंडीशन है, तो हमारे पास यहाँ पर जो सूडो फोर्स हमारा है वे हमारे एम जी इफेक्टिव के इक्वल हो जाएगा, और हमने एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ लगा दिया है, ख़त्म। बहुत ही फेयरली सिंपल ये क्वेश्चन है। बस यहाँ पर आपको एक ही चीज़ यहाँ समझने वाली बात है कि हर एक लाइन में से आपको डिटेल्स निकालनी होगी कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली हो क्या रहा है, रादर देन कि बस आप सोल्व करने में लग जाओ। पहले आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो एंड देन सोल्व करो। और अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के सोल्व करोगे, समझ के सोल्व करोगे, तो ये इजी क्वेश्चन है। मैं इसे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा होगा, बट अगर आप इसे करोगे तो ये 2 से 3 मिनट का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से बस। ओके, तो अब हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ बोला गया है कि एक पॉइंट मास है जो कि अटैच है एक स्ट्रिंग से, मासलेस स्ट्रिंग से, इज अंडरगोइंग अ सर्कुलर मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन। तो हमारे पास एक पॉइंट मास है, मान लेते हैं हम यहाँ पर एक पॉइंट मास है जो कि एक स्ट्रिंग से, मासलेस स्ट्रिंग से यहाँ पर कनेक्टेड है, और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है वर्टिकल प्लेन में। तो ऐसे ये कुछ एक सर्कुलर मोशन यहाँ पर कर रहा है। ओके, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज आर, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वे आर है। ऑफ कोर्स, वन सेकेंड, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ वरना आपको दिखने में दिक्कत आएगी। हाँ, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वे आर है, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्चुअली जी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्चुअली जी, ये भी गिवन है। इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 2 mg, तो टी मिनिमम जो है वे 2 mg है। ये मैं आपको बताऊंगा ये कैसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, ये आपको भी पता ही होगा कि टी मिनिमम कहाँ पर होगा, बस वे हमें यहाँ पर पुट करना है। इसका तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों का है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द सर्कुलर मोशन ऑफ अ पॉइंट मास इज, ओके। तो अब यहाँ पर ये टी मिनिमम कब होता है ये आपको पता है? पता होना चाहिए ये, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, जब भी ये बॉब जो है, ये आप देखिए जैसे ये बॉब है, जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो यहाँ पर इसके पास mv² में r लगेगा। जैसे ये इस साइड v से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसके पास यहाँ पर ये mv² में r, ये सूडो फोर्स लगेगा, साथ में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक mg भी लगेगा। ओके, तो यहाँ पर आप सबसे लोवेस्ट पॉइंट में अगर आप रहोगे तो mv² में r प्लस mg। लेकिन जब आप इस टॉप मोस्ट पॉइंट में रहोगे, तब आपके पास नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा mv एट दिस टॉप मोस्ट पॉइंट
स्क्वायर अपॉन में आर। तो ये दोनों फोर्स जो है एक दूसरे को डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो टॉप मोस्ट पॉइंट में हमारे पास यहाँ पर टेंशन की वैल्यू जो होगी वे मिनिमम होगी, और दिस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पर हमारे पास टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट का सबसे पहले हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। और इन्होंने जो क्वेश्चन में पूछा एक्चुअली क्या है कि मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर होगी। तो आपको थोड़ा खुद आइडिया होना चाहिए कि जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट में है तो तब इसके पास सिर्फ एक ही तरीके की एनर्जी है, विच इज काइनेटिक एनर्जी। बट जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट में होगा यहाँ पर, तब इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। और किसी भी पॉइंट में होगा, मान लीजिए यहाँ पर भी होगा, तब भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है। बस ये बॉटम मोस्ट पॉइंट में जब होगा तब इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। और जब सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है तब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बॉटम मोस्ट पॉइंट में यहाँ पर इसके पास V मैक्स होगा, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी एक ही फॉर्म में कन्वर्टेड होगी, वे है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। तो सारी की सारी एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। और काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ mv का स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट में मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पर V भी मैक्स होगा। तो ये दो पॉइंट्स हमें यहाँ पर डिस्कस करने थे, ये दो की कॉन्सेप्ट्स हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर आने चाहिए। अब हम बात करते हैं पॉइंट सी में यहाँ पर क्या क्या होगा। तो पॉइंट सी को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो पॉइंट सी में एक्चुअली हमारे पास क्या हो रहा है कि पॉइंट सी में हमारे पास टी मिनिमम आ रहा है, और टी मिनिमम की वैल्यू 2 mg के इक्वल है। एंड पॉइंट सी में एक्चुअली हमारे पास 2-3 तरीके की फोर्स रहेगी। एक तो टेंशन रहेगी नीचे की तरफ, और दूसरा एक mg की फोर्स रहेगी नीचे की तरफ। ये इसकी डायरेक्शन आप किसी और एंगल में मत ले लेना, नीचे ही है। और हमारे पास जो सूडो फोर्स है mv स्क्वायर अपॉन में आर, ये तो है ही हमारे पास। ओके, तो अब ये दोनों जो फोर्सेस है इन्हें हमें इक्वेट करना है, इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट करना है। तो टी मिनिमम प्लस mg इज इक्वल टू m एट v एट c का स्क्वायर अपॉन में r। और जैसे ही आप इसे थोड़ा सा सोल्व करोगे ना, थोड़ा सा सोल्व करना है अब हमें इसे, तो टी मिनिमम की वैल्यू 2 mg प्लस mg इज इक्वल टू m v एट c का स्क्वायर अपॉन में r। एंड सॉरी, तो जैसे इसे हम सोल्व करेंगे तो 3 mg इज इक्वल टू m v एट c पॉइंट अपॉन में r। m से m कैंसल आउट हो जाएगा हमारे पास, और 3gr इज इक्वल टू vc। तो 3gr का रूट जो है हमारे पास v एट पॉइंट c हो जाएगा हमारे पास। तो वेलोसिटी एट पॉइंट c हमारे पास यहाँ निकल चुका है। तो वेलोसिटी एट पॉइंट c इज इक्वल टू, लिख लेते हैं, वेलोसिटी एट पॉइंट c इज इक्वल टू रूट ऑफ 3gr। हमें यहाँ पर निकालना क्या है, एक्चुअली हमें यहाँ पर निकालना है कि मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर क्या होगी। तो मैक्सिमम स्पीड का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर ये पॉइंट जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है जिसे हम ए कंसीडर कर लेते हैं, तो वेलोसिटी एट ए हमें यहाँ पर निकालना है। तो अब कुछ भी नहीं है, लास्ट क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट सी। तो एनर्जी एट पॉइंट ए हमारे पास क्या होगा, हाफ m v एट ए का स्क्वेयर, एंड एनर्जी एट पॉइंट सी क्या होगा, हाफ m v एट c का स्क्वायर प्लस mg h हमारे पास यहाँ पर 2r हो जाएगा। तो mg h की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे mg 2r। तो m से m सारी जगह कैंसल आउट हो जाएगा। और जैसे ही मैं इसे थोड़ा और सोल्व करूँगा तो v एट पॉइंट a का स्क्वायर इज इक्वल टू vc का स्क्वायर प्लस 4gr, ये हमारे पास यहाँ पर आएगा। एंड दिस vc का स्क्वायर इज एक्चुअली 3gr। vc का स्क्वायर इज एक्चुअली 3gr। तो 4 + 3 इज 7gr। तो va हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास रूट ऑफ 7gr, विच इज आवर ऑप्शन नंबर ए। तो एक्चुअली ऑप्शन नंबर ए जनरली क्या होता है, आईआईटी वाले जो आंसर के अपना निकालते हैं उसमें क्या इस तरीके से क्वेश्चन निकालते हैं कि सबका ऑप्शन नंबर ए ही आंसर रहे।
तो इसलिए जनरली आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा, ये लास्ट की कुछ सालों के जो आंसर किया उसके अकॉर्डिंग। बट पुराने ईयर्स में जो हमारा ऑप्शंस हैं वे डिफरेंट करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं, बट लास्ट रिसेंट कुछ ईयर्स में ऑप्शन नंबर ए ही आपको आंसर की में आंसर देखने को मिलेंगे। ओके, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका मैंने सॉल्यूशन रफ करना भूल गया हूँ, बट स्टिल हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले एंड इसके बाद हम इसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम एन इनर एज ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल। तो हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है और उसके हम इनर ऐसे एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हैं, वो कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, हम उसे एक बॉल मान लेते हैं, एक बॉल को हमने वहाँ से रिलीज किया है एंड इट फॉल्स अंडर ग्रेविटी। ऑफ कोर्स द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द बॉल इज न्यू एंड इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर व्हेन इट स्टॉप फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जब वे पहली बार स्टॉप होता है तो वे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा को कवर करता है। मैं अभी आपको समझाऊंगा किस तरीके से क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो अब हमें इसमें एक्चुअली न्यू की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो एक्चुअली हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, थोड़ा सा मैं क्लियरली यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है और उसके हम इनर एज मान लीजिए यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं और मैं यहाँ पर बॉल मान लेता हूँ क्योंकि वे थोड़ा इमेजिन करना इजी रहेगा हमारे लिए। तो हमने इनर एज से इस बॉल को यहाँ पर रिलीज किया है और इस हेमिस्फीयर के हम रेडियस मान लेते हैं आर है। ओके, रेडियस हमने मान लिया है कि ये आर है, रेडियस हमारे पास आर है। तो अब हमने इस इनर एज से रिलीज किया है। तो जनरली मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमें फ्रिक्शन वैसे गिवन है, फ्रिक्शन नहीं होता तो ये एक्चुअली क्या ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है, यहाँ से जाता और इस पॉइंट तक वापस जाता और फिर वापस आता, फिर वापस जाता, ऑसिलेट करता है ऐसे ऐसे, समझ रहे हो ना। बट क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन जो है वह बहुत सारी एनर्जी हमारी इस क्वेश्चन में खा जाएगा। इस बॉल के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उस पोटेंशियल एनर्जी को, बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी को फ्रिक्शन खा जाएगा और वे जो फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी लॉस हो रहा है, डेल्टा ई जो हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, वे वर्क डन बाय एक्चुअली फ्रिक्शन होएगा। तो जो हमारे पास एनर्जी लॉस हो रहा है वे फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन के वर्क डन की वजह से हो रहा है और उसकी वजह से हमारा जो है ये बॉल जो है ये इस पॉइंट तक नहीं जाएगा, इससे नीचे कहीं तक रहेगा। हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ तक रहेगा। तो इस क्वेश्चन में यही बोला गया कि जब वे बॉल जो है, जो ऑब्जेक्ट जो है वे फर्स्ट टाइम स्टॉप करता है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है और हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम स्टॉप कर रहा है और ये हमारा इस स्टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे रहेगा बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन, क्योंकि ये फ्रिक्शन बहुत सारी एनर्जी को खा रहा है, एनर्जी लॉस करवा रहा है यहाँ पर। तो इतना आपको समझ आ जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैथमेटिक्स वगैरह को मोस्टली यूज़ करेंगे और वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ यहाँ पर हम करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपको फिर ईजी लगना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा यहाँ पर जियोमेट्री वगैरह का यूज़ करते हैं। तो हम इस पॉइंट को ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, इस एंगल को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री होगा विच इज़ एक्चुअली पाई एंड ये भी एंगल कुछ होगा, उसे हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से डेल्टा इस एंगल को मैंने मान लिया। तो अब हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितना लॉस हुआ है वे हम निकालते हैं। तो एक्चुअली आप ये देखोगे ना, ये डेल्टा की एक्चुअली में वैल्यू क्या है। तो डेल्टा हमारे पास होगा डेल्टा थीटा माइनस 90 डिग्री, ये होगा हमारे पास डेल्टा की वैल्यू, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी लॉस एक्चुअली होगा क्या हमारे पास, दिस आर, एक्चुअली आप देखो ये क्या है, ऐसा है ना कुछ, ये आर है तो और ये हमारे पास डेल्टा है। तो ये वाली जो हाइट है यही पोटेंशियल एनर्जी का लॉस वाली हाइट है। तो दिस आर इंटू कोस डेल्टा जो है, ये हाइट जो होगा यही वे लॉस वाली एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस वाला हाइट है वही इसके इक्वल ही होगा। तो
हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस है वे हमारे पास एक्चुअली क्या होएगा, mgr कोस डेल्टा, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होएगा। तो mgr कोस डेल्टा की जगह हम यहाँ पर थीटा माइनस 90 डिग्री पुट कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू mgr साइन थीटा। कोस थीटा माइनस 90 डिग्री साइन थीटा एक्चुअली, या बिल्कुल। तो mgr साइन थीटा हमारे पास एनर्जी का लॉस आ गया है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस यहाँ पर हमारे पास आ गया है, यहाँ पर mgr साइन थीटा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो किस वजह से रहा है, ये हो रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। और ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन आप कैसे निकालोगे, दिस इज द मोस्ट ट्रिकियस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन इस क्वेश्चन को एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाता है, क्योंकि अब यहाँ पर आपके इंटीग्रेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज होएगा। तो नीट वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्टी शायद पड़ सकता है। तो एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास एक बाउल है और अब हमें यहाँ पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है। तो ये हमारे पास एक बॉब यहाँ पर पहले था, तो अब हम मान लेते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में यहाँ तक गया है, तो हमारे पास यहाँ पर एक फाई एंगल है, हमारे पास एक पर्टिकुलर एंगल है, और इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग हम एक वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालेंगे। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन एक्चुअली होता क्या है, न्यू इंटू एन होता है, नॉर्मल फोर्स, न्यू इंटू एन एंड सम डिस्टेंस एक्स, न्यू इंटू एन इंटू एक्स। दिस इज एक्चुअली आवर वर्क डन बाय फ्रिक्शन। न्यू एन हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है और उसमें हम डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक डी फाई के लिए हम यहाँ पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ पर निकालेंगे। डी फाई हो गया हमारे पास, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वर्क डन बाय हम फ्रिक्शन निकालेंगे, क्योंकि ये हमारे पास एक छोटी से डी एक्स आएगा, और ये डी एक्स जो होगा हमें हमारे लिए एक तरह से एक स्ट्रेट लाइन ही होगी, क्योंकि ये बहुत छोटा है। तो ये सब चीज़ें हम एक्चुअली कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल फोर्स है ना, वो कांस्टेंट नहीं है, वे हमारा वेरी कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमारे पास कुछ और नॉर्मल फोर्स होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमारे पास कुछ और नॉर्मल फोर्स होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, बिकॉज ऑफ द सूडो फोर्स जो हमारे पास mv²/r होता है। क्योंकि v की वैल्यू हमारे पास चेंज होते जा रही है, जैसे जैसे ये बॉल जो है वे नीचे आएगा, वैसे वैसे स्पीड जो है वे इंक्रीज होएगी, और जैसे जैसे ये वापस ऊपर जाएगा वैसे वैसे स्पीड जो है डिक्रीज होएगी। तो जैसे ये स्पीड इंक्रीज होएगी वैसे ये फोर्स हमारा इंक्रीज होएगा, और mg तो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा ही है। तो इस वजह से हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, किसी छोटी डिस्टेंस के लिए हमारे पास फ्रिक्शनल वर्क डन हम निकालेंगे, और उसे हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम दिस 0 डिग्री टू 5 डिग्री, फ्रॉम 0 टू थीटा डिग्री। ओके, इसके लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे। जो बच्चों को इंटीग्रेशन वगैरह नहीं आता है उन्हें शायद ये समझ नहीं आ रहा होगा, जिन्होंने ये डेरिवेशन वगैरह वाले क्वेश्चंस नहीं किए उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट शायद हो रहा होगा, बट ये क्वेश्चन वैसे ईजी है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं। तो अब हमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है, तो फ्रिक्शन के लिए वर्क डन हमारे पास क्या क्या आएगा। तो अब हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत एंगल का यूज़ करना होगा। तो जैसे ही आप ये देखोगे, मैं इसे थोड़ा सा क्लियर कर लूँ या इसी में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे आप देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम, तो ये 90-5 ही होगा और ये भी 90-5 होगा। आपको ये खुद करके देखना है, मैं इसे ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। ये 90-5 होगा। तो आप ये देखो, ये वाला मैं बात कर रहा हूँ, ये 90-5 है, ये वाला जो एंगल है ये 90-5 है। तो ये mg है, इस डायरेक्शन में ये mg है, और ये हमारा एक्चुअली नॉर्मल वाला फोर्स रहेगा, ये वाला फोर्स। तो mg cos 90-5, mg cos 90-5 जो होगा ये हमारा नॉर्मल फोर्स होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो mg sin phi ये हमारा एक्चुअली में नॉर्मल फोर्स है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। और अब हम क्या करेंगे, इस नॉर्मल फोर्स की कोरस्पॉन्डिंग हम अपने फ्रिक्शनल फोर्स को निकालेंगे और उसके थ्रू हम अपने वर्क डन को निकालेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा फ्रिक्शनल फोर्स एक्चुअली न्यू mg sin phi,
और वर्क डन को अगर हमें निकालना है तो डॉट आर डी फाई, ये हमने यहाँ पर एंगुलर जो डिस्टेंस हमारा है उसे हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। जो हमारा डिस्टेंस है, जो हमारा डिस्टेंस क्या होता है, आर डी थीटा होता है हमारे पास, ये आर डी थीटा होता है। तो ऐसे हमने आर डी फाई, ये वाला जो है, ये वाली डिस्टेंस डी एक्स जो है, ये हमारे पास आर डी फाई के इक्वल होएगा। ये आपको पता होगा, ये आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा इस चीज़ को, ठीक है। तो न्यू एम जी साइन थीटा, न्यू एम जी साइन फाई इंटू आर डी फाई, ये हमारे पास आ गया एक छोटे से डी फाई इंटरवल के लिए वर्क डन। और इसे हमें इंटीग्रेट करना है 0 से थीटा डिग्री के लिए। तो जैसे ही आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, न्यू एम जी आर साइन फाई डॉट डी फाई का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है, साइन का माइनस कोस हो जाता है, तो माइनस कोस फाई, और कहाँ से कहाँ तक, ये 0 से थीटा तक। तो न्यू एम जी आर, एंड जैसे ही आप इसे थोड़ा सा सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1 माइनस कोस थीटा, ये आपके पास आ जाएगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमारे पास आ गया न्यू एम जी आर इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये हमारे पास वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ गया है। और वर्क डन और हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जो लॉस हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस जो है वो एम जी आर साइन थीटा है। तो जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है वे इक्वल होगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन के। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से ये हो रहा है। तो एम जी साइन कितना था हमारे पास, एम जी आर साइन थीटा इज एक्चुअली आवर potential energy loss. mgr sin theta is our potential energy loss, and work done by friction is actually new mgr into 1 minus cos theta. ओके, तो mg से mg एक्चुअली कैंसिल आउट हो जाएगा, r से भी r कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू न्यू इंटू 1 माइनस कोस थीटा। और अब इसे हम क्या करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस को आप अगर ध्यान से देखोगे, हम थोड़ा ज़्यादा ही नीचे आ गए, तो ये थीटा बाई 2 में है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे थीटा बाई 2 की फॉर्म में इसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो साइन थीटा को 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई में 2 कोस थीटा बाई में 2 आप लिख सकते हो। न्यू इंटू 1 माइनस कोस थीटा को आप लिख सकते हो आई थिंक 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2। इसे आप यूज़ करना, आपको एक काम करना होगा, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर रेफर करना पड़ेगा, बहुत ही इजीली आपको ये समझ आ जाएगा क्यों मैंने ये किया है। बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला है इसके लिए। तो साइन थीटा बाई में 2 से एक साइन थीटा बाई में 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यू हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा बाई में 2 बाई में साइन थीटा बाई में 2 विच इज़ एक्चुअली कोट थीटा बाई में 2, कोट थीटा बाई में 2। तो न्यू इज इक्वल टू कोट थीटा बाई में 2, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। और आपको मैंने पहले ही बता दिया, ऑप्शन नंबर ए जनरली हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है। और ये चीज़ का आपको ध्यान में देना है, क्योंकि इंटरनेट वगैरह में मैं देख रहा था, जनरली आपको आंसर डी आपको बहुत सारी जगह सोल्व करके दिया हुआ, गलत सॉल्यूशंस दिए हैं भर के सारी जगह। आप इन गूगल वगैरह करना, कहीं भी करना, आपको न्यू इजगल टू tan थीटा बाई में 2 आपको देखने को मिल जाएगा, वे गलत आंसर है, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए ही हमारे पास IIT के आंसर की के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है। और ये मेरे को शायद कहीं भी नहीं दिखा, क्योंकि मैं चेक कर रहा था ना, क्वेश्चन को मेरे को वेरीफाई करना था, तो मैंने उसके लिए चेक किया, और मैं जैसे ही उन आंसर्स के सॉल्यूशंस को चेक करता था तो उसमें मेरे को मिस्टेक्स मिल रही थी। बट आपको ध्यान में रखना है, आंसर की के अकॉर्डिंग भी न्यू इजगल टू कोट थीटा बाई में 2 यही हमारा करेक्ट आंसर है, और सॉल्यूशन में कोई भी गड़बड़ यहाँ पर नहीं है। तो आपको इंटरनेट में जो भी गलत सॉल्यूशंस मिलेंगे उनको आप छोड़ दीजिए, उनके पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया है कि कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास का एक पार्टिकल है, बीइंग थ्रोन विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ v नॉट मेकिंग एन एंगल फाई विद हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ओके, तो ऐसा कुछ है कि हमारे पास एक्चुअली एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, उसके फाई एंगल से हमने एक पार्टिकल को फेंका है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी एक्चुअली हमारे पास v नॉट है। तो अगर ये इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक v नॉट कोस फाई और एक v नॉट साइन फाई। ओके,
अब इसमें बोला क्या गया है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट टाइम टी। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी के लिए हमें यहाँ पर पूछा गया है कि मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर एक्चुअली हमें क्या करना पड़ेगा, मोमेंटम होता क्या एक्चुअली ये हम सबको पता होना चाहिए। तो एल एक्चुअली हमारे पास होता है आर क्रॉस पी एंड दिस पी इज एक्चुअली एम इंटू वी। तो और यहाँ पर m की हमारे पास वैल्यू 1 है, यूनिट मास है, तो L जो होगा हमारे पास हो जाएगा R क्रॉस V। इसके इक्वल हमारे पास L की वैल्यू हो जाएगी। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि R की वैल्यू निकालनी है और V की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे कि I और J कैप में हम R और V की वैल्यू निकालेंगे। तो R अब हम सबसे पहले निकालने की कोशिश करते हैं। तो R निकालने के लिए सबसे पहले हम X एक्सिस में निकाल लेते हैं। X एक्सिस में हमारे पास क्या होगा, V नोट cos फाई हमारे पास वेलोसिटी है। इसमें अगर हम टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स एक्सिस में हमारे पास आर की वैल्यू हो जाएगी। वाई एक्सिस में हमारे पास क्या होगा, वी नोट साइन फाई तो है ही हमारे पास, वी नोट साइन फाई, और इसमें टी हम मल्टीप्लाई करेंगे वाई के लिए आ जाएगा। बट बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि नीचे की तरफ है, इसकी वजह से हमारी वाई जो है वे हमारे यहाँ पर डिक्रीज हो रही होगी। और ये आपको सिंपली इक्वेशन ये सब आपको पता ही है कि हाफ जी टी की स्क्वायर के बराबर ये होती है। इसे आप थोड़ा बहुत भी सोल्व करोगे ये आपको समझ में आ जाएगा। मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वेरी वेरी सिंपल है, बेसिक्स है बिल्कुल आपके। ओके, तो ये हमारे पास एक्चुअली आप देखोगे तो आर हमारे पास क्या एक्चुअली आ जाएगा, वी नोट कोस फाई टी आई कैप प्लस वी नोट साइन फाई टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, ये जे कैप में है। ओके, तो आर हमारे पास आ गया है। अब v एक्चुअली हमारे पास होता क्या है कि डी आर अपॉन डी टी के इक्वल हमारे पास v की वैल्यू होती है, ये भी हमें पता है। तो इसे आप जैसे d से डिफ्रेंशिएट करोगे, dt से डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा v नोट कोस फाई आई कैप प्लस v नोट साइन फाई माइनस दिस 2, ये जो 2 है ये आगे आएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा जी टी, और ये जी कैप होएगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है, आर क्रॉस वी, इसे हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो आपको ये शायद थोड़ा बहुत पता होगा, जब हम आर क्रॉस वी करेंगे तो आई कैप वाला, आर का आई कैप वाला जे के जे कैप से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आर का जे कैप वाला आर के जे कैप वाला वी के आई कैप से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि आई क्रॉस आई जो होता है वे 0 होता है, तो आई क्रॉस जे जो होता है वे 1 होता है, इसलिए आर का आई कैप वाला वी के जे कैप से मल्टीप्लाई होगा और आर के जे कैप वाला वी के आई कैप से मल्टीप्लाई होएगा। तो जैसे ही हम इसे यहाँ पर थोड़ा बहुत सोल्व वगैरह करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये सिंपल इक्वेशन जो होगी वे आएगी वी नोट कोस फाई टी एंड वी नोट साइन फाई माइनस जी टी। ओके, एंड इसके बाद हमारे पास ये नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, एंड वी नोट साइन फाई टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर वी नोट कोस फाई। एंड जैसे ही अब हम इसे थोड़ा बहुत सोल्व करेंगे ना तो ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, बट मैं काम करता हूँ, मैं आपको डायरेक्टली आंसर ही बता देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह की थोड़ी शॉर्टेज है। बट इसका जो आंसर था, इसका आंसर आई थिंक कोस फाई वाला होगा, हाँ या बी ऑप्शन इज एक्चुअली आवर करेक्ट ऑप्शन। तो जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे, थोड़ा बहुत भी सोल्व करोगे, तो आपके पास अराउंड 1.2 वी नोट कोस फाई जी टी का स्क्वायर, ये आपके पास ऑप्शन आएगा। तो इसे आपको बस ये सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। सब कुछ कटेगा कोटेगा आपस में, और एट द एंड आपके पास ये ऑप्शन आएगा। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप खुद एक बार सोल्व करके देख लीजिएगा। बट ये आपको पता होना चाहिए कि ये हाफ जी टी का स्क्वायर क्यों आया है। नहीं पता है तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन को जाके एक बार चेक कीजिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट्स को आप दोबारा से रिकैप जरूर कीजिए। ओके, इसे हम ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा नहीं समझा सकते बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्ट्रेंट। ओके,
तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m विद अ वेलोसिटी vi collides head on with a stationary particle of mass m2. After collision, the velocity of both particle is vf. Vf is actually final velocity. Okay, तो the energy lost in collision is, तो एक्चुअली हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास एक मास m1 है। इसे मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मास m1 है, ये हमारे पास m1 है, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी vi है, और क्या होता है कि कोई एक दूर में मास m2 होगा, ये स्टेशनरी पड़ा है, इसकी v जो है ना वो 0 है। अब क्या होता है, ये दोनों कोलाइड कर लेते हैं, कोलाइड किए ऐसे मिल गए होंगे। अब ये दोनों मिलने के बाद m1 और m2 मिलने के बाद, कोलाइड होने के बाद क्या होता है कि इन दोनों की एक कॉमन वेलोसिटी हो जाती है, वो है v फाइनल। m1 m2 इन दोनों की सेम वेलोसिटी हो जाती है v फाइनल। तो अब इस कोलिजन में क्या होता है कि एक एनर्जी लॉस भी होएगा, कोलिजन हुआ तो एक एनर्जी लॉस होएगा ही होएगा। तो इस एनर्जी लॉस को हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्व करवाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वंस अगेन ओके, सो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या होएगा, जो पी आई है हमारे पास m1 vi हमारे पास पी आई हो जाएगा, एंड पी एफ अगर आप देखोगे तो हमारे पास होएगा m1 प्लस m2 vf, एंड पी आई इज इक्वल टू पी एफ होएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों इक्वेट होएगा। तो अब हमारे पास क्या आएगा, m1 vi इज इक्वल टू m1 प्लस m2 vf। ओके, एंड vf की हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन में m1 vi। ओके, ये हमारे पास vi और vf के बीच में एक रिलेशन एक तरह से आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, के ई इनिशियल निकालेंगे एंड के ई फाइनल निकालेंगे, और के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल जो होगा वही हमारा डेल्टा ई है, मतलब लॉस इन एनर्जी है। तो के ई इनिशियल हमारे पास क्या होगा, हाफ m1 vi का स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास हो गया के ई इनिशियल, और के ई फाइनल हमारे पास एक्चुअली क्या आएगा, ये के ई इनिशियल हो गया, थोड़ा मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, तो के ई फाइनल हमारे पास क्या आएगा, हाफ m1 प्लस m2 vf का स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2, and our vf is actually m1 plus m2 upon में m1 vi। तो m1 प्लस m2 अपॉन में m1 इंटू vi का स्क्वायर। दिस इज एक्चुअली आवर vf। ओके, सो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर फॉर यू। तो जैसे ही अब हम वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी के ई आई माइनस के ई एफ विच इज़ इक्वल टू m हाफ m1 vi स्क्वेयर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू m1 प्लस m2 अपॉन में m1 का स्क्वेयर vi का स्क्वेयर, दिस वन। अब हमें इसे थोड़ा बहुत सोल्व करना पड़ेगा, और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हाफ m1 स्क्वायर को फैक्टर आउट कर लेते हैं, और जैसे हम हाफ m1 का स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं थोड़ा इजी पड़ जाएगा सोल्व करने के लिए। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ मिस्टेक कर रखी है, आई थिंक इसमें। ओके 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 ओके, एक्चुअली आप देखोगे कि हाँ ये उल्टा कर रखा है। सो एक्चुअली ये हमारे पास vf जो होगा वे m1 अपॉन में m1 प्लस m2 vi के इक्वल होएगा, और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ ये थोड़ा कॉमन कुछ आना चाहिए, और वे कॉमन आ नहीं रहा था यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो ये m1 अपॉन में m1 प्लस m2 vi का स्क्वायर ये हो जाएगा।
तो m1 का स्क्वायर अपन में m1 प्लस m2। तो जैसे ही अब इसे हम सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास क्या आएगा, एक से तो एक ही कैंसिल हो जाएगा और एक हमारे पास बाकी रहेगा। तो हाफ m1 vi का स्क्वायर माइनस हाफ m1 का स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2, क्योंकि ये स्क्वायर है एक्चुअली, m1 प्लस m2 का स्क्वायर है यहाँ पर, इंटू vi का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखोगे m1 vi का स्क्वायर एक यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो हाफ m1 vi का स्क्वायर एक ये कॉमन आ गया, तो 1 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 ये आ जाना चाहिए, मेरे को लग रहा है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही कुछ आना चाहिए। हाफ m1 vi का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 माइनस m1 विच इज m2 अपॉन में m1 प्लस m2। एंड जैसे ही हम इसे थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे देन वी विल गेट, एक्चुअली हमारे ऑप्शंस क्या है पहले ये देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें और आई थिंक सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं थी। दिस इज़ आवर एक्चुअल आंसर, हाफ m1 vi स्क्वेयर, हाफ m1 vi स्क्वेयर, हाफ m1 vi स्क्वेयर एंड 1 माइनस अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, 1 माइनस m1, ऊपर m1 होना चाहिए। सो दिस बी ऑप्शन इज एक्चुअली आवर करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज एक्चुअली हाफ m1 है, आई थिंक ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए, हाँ हाफ m1 है, तो ए ऑप्शन इज एक्चुअली आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो दिस क्वेश्चन वाज आल्सो फेयरली सिंपल एंड कुछ भी हमने इस क्वेश्चन में भी ज़्यादा नहीं किया, बस एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, और ये सबसे इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से यही है, और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन शायद यही है। ये तो सबको सिखाया ही जाता है, कोलिजन जब होता है तब एनर्जी लॉस क्या होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अब थोड़ा मुश्किल है आईआईटी में आना, क्योंकि अब डिफ़िकल्टी लेवल कहीं ना कहीं उन्होंने और इंक्रीज़ कर दिया, और आपने ऊपर वाले क्वेश्चंस देखे होंगे वे काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर कोई भी मेरे से यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुए हैं तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में उसे पॉइंट आउट कर सकते हैं, मैं उसे पिन कर दूंगा। हमारी इस सीरीज़ में बहुत सारी हमने चैप्टर्स को कवर कर रखे हैं, सारे सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, 4 सब्जेक्ट्स के। तो आप उन वीडियोस को भी जाके देख सकते हो, औरों की वीडियोस को भी जाके देख सकते हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और यहाँ पर हम एक मेगा टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी, टेस्ट के लिए बारे में भी सोच रहे हैं, जिसमें हम सारे ही बच्चों का यहाँ पर टेस्ट लेंगे, जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो उस टेस्ट की डेट भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल प्रेफराइज़र में देखने को मिल जाएगी। तो प्रेफराइज़र को आप सब्सक्राइब करके रखना, और कम्युनिटी पोस्ट में हम आपको उसके टेस्ट की डेट्स हम दे देंगे। मोस्ट लाइकली अराउंड 22 के आसपास हम उस टेस्ट को अनाउंस करेंगे। 22 से आप वे टेस्ट दे पाओगे, 22 को वे टेस्ट रहेगा तो हम पहले अनाउंस कर देंगे, अराउंड 20 या 21 को हम अनाउंस कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।